बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनेद अंसारी, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर एक नए मेहमान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कंसल्टेंट लेवल के डॉक्टर्स को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को मदऊ करते हैं और उनसे रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं, प्रोफेशनल मालूमात लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें मेरा, आपका और पूरी सोसाइटी का फ़ायदा मुज़मिर होता है। मेरे आज के मेहमान एक इंतहाई प्रोफेशनल शख्सियत, जिन्होंने कनाडा में भी काम किया, यूरोप में भी काम किया, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इंतहाई इज़्ज़त से देखे जाने वाले डिप्टी ड्रग कंट्रोलर व डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर मीरपुर, जनाब ज़हीर इकबाल साहब। ज़हीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताएंगे कि आजकल लोगों के अंदर एक कंसेप्ट है कि देखिए जी, ये जो पाकिस्तानी अद्वियात होती हैं ये 2 नंबर होती हैं, और जो बाहर के मुल्कों की कंपनीज़ होती हैं उनकी अद्वियात 1 नंबर होती हैं। ये कंसेप्ट क्या दुरुस्त है? बीइंग प्रोफेशनल फार्मासिस्ट आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जुनैद साहब, आपने मुझे इस अपने प्रोग्राम में लोगों से मुखातब होने का मौका दिया और आपने मुझे मेरा मत नज़र, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। जितने भी मेरे जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, हम सब की ये कोशिश होती है कि जिस स्पेशलिटी के भी लोग हैं उनके उससे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। और ये जो आपका मीडिया है, ये बहुत सारे लोग इससे इससे इस्तेफ़ादा जो है वो लेते हैं। और मेरी ये जो है ये इस्तदा है कि जो भी लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो जो भी इस तरह के मैसेज सुने वो लोगों तक कन्वे करें, ताकि इससे हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में जो ख़राबियाँ हैं हेल्थ के हवाले से, अभी तक बहुत से ज़्यादा मिसकंसेप्ट हैं। जैसे आपने ये जो है क्वेश्चन किया कि हमारे मुल्क में चीज़ जाली है, बाहर के मुल्कों में अच्छी है, तो ये एज़ ए सोसाइटी, एज़ ए नेशन, एक मैं समझता हूँ कि हमारी सोच की अक्कासी करती है कि हम अपनी चीज़ों को अंडरमाइन कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को कह रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, दूसरों की चीज़ें ठीक हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, ये टाइटैनिक जब बना था तो वो कह रहे थे कि इसको खुदा भी चाहे तो नहीं डुबो सकता, तो वो पहली उसमें सफ़र में ही उसको हादसा हो गया और वो तबाह हो गया। ये चीज़ें बाहर के मुल्क में भी ख़राब बन सकती हैं, हमारे मुल्क में भी जो है ना ख़राबियाँ हो सकती हैं। मैं ये नहीं चाहता कि हर चीज़ हमारे पास 100% है, लेकिन हर चीज़ ख़राब भी नहीं है। हमारे इन्हीं दवाइयों से लोग हमारे ठीक हो रहे हैं, हमारे सर्जन सर्जरी कर रहे हैं, बेशुमार हर तरह की बीमारी का इलाज यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसी बात से मैं बिल्कुल इत्फाक नहीं करता। हाँ, जहाँ पे ख़राबी होती है वो निशानदेही की जाए। बाहर के मुल्कों में भी इसके चेक एंड बैलेंस के मैकेनिज़्म हैं, वो हमसे थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन हमारा भी चेक एंड बैलेंस जो सिस्टम है, हम बेहतरी की तरफ गामजान में, और हम उनको बाकायदा चेक करते हैं। अगर कोई चीज़ ख़राब होती है, कोई फैक्ट्री में जो फॉल्ट है, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का अगर उसमें फ़ॉल्ट है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ॉल्ट है, तो बेशुमार केस इस वक्त भी हमारे यहाँ जो है उनकी प्रोसिक्यूशन हो रही है और उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस कंसेप्ट से मैं इत्फाक नहीं करूँगा कि हर चीज़ हमारे यहाँ जाली है। आप लोग कहते हैं हमारे कपड़े पाकिस्तान में हैं, हमारे पास जनाब हर चीज़, हमारी गाड़ियाँ इवन किसी चीज़ पर भी लोग ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन आप भी देखें कि दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये फ़ुटबॉल की मिसाल ले लें आप, कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड कप होते हैं, पाकिस्तान के बने हुए फ़ुटबॉल, इवन लास्ट टाइम चाइना ने ट्राई किया लेकिन वो फेल हो गया। हमारे हैंडमेड सियालकोट के बने हुए फ़ुटबॉल पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह आप ये लेदर की, आप जब बाहर के मुल्कों में जाएँ, लेदर की जैकेट्स आप देखें, ये वैलेट देखें, और जितने जितने लेदर के प्रोडक्ट्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दुनिया ने ट्राई किया, लेकिन हमारे सियालकोट की जो इंडस्ट्री है, वो हमारे डेंटल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पूरी दुनिया में इस वक्त लोग कापियाँ कर रहे हैं। सियालकोट से बनवा के इंडिया के लोग, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग अपनी कापियाँ करके, अपनी स्टैंप्स लगा के वो बेच रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की हर चीज़ ख़राब है। अच्छा, जनाब ज़हीर इकबाल साहब, आपको हम डॉक्टर भी कहते हैं, चूँकि ज़ाहिर है कि इसकी इजाज़त एक केस के बाद पाकिस्तान के जो बड़े इदारे हैं उन्होंने दे रखी है, क्योंकि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आप लोग होते हैं। और बाहर के ममालिक में तो हम देखते हैं कि डॉक्टर साहिबान जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, एक फार्मासिस्ट की गाइडलाइन के बग़ैर पेशेंट वो इस्तेमाल नहीं कर पाता। आप लोगों का बड़ा नाजुक काम होता है। ये बताएंगे कि ये जो अद्वियात होती हैं, थोड़ा सा लोगों के कंसेप्ट के लिए, कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर कर रही है, आप कौन कौन से कवायद को देखते हैं कि वहाँ पर उन चीज़ों को फॉलो किया जाए, ताकि बेहतरीन फॉर्म में वो चीज़ आवाम तक पहुँचे जिसका बीमारी में उसको फ़ायदा हो?
ये इसमें ख्याल में 2-3 सवाल आपने इस सवाल में न मिक्स कर दिए। तो मैं पहले सवाल की तरफ आऊँगा कि जो फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, डेंटल सर्जन, फिजिशियंस, स्पेशलिस्ट, ये जो कंसेप्ट है बेसिकली ये एक कम्बिनेशन है। हमारे मुल्क में जो एक चीज़ है कि वो एक दूसरे के साथ हम लोग नॉलेज शेयर नहीं करते। हमारे यहाँ बड़े बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, बड़े बड़े अच्छे नाम हैं, जो दुनिया में नाम है, लेकिन मैं ये उनसे क्वेश्चन अक्सर करता हूँ, आपने अपना नॉलेज आगे कहाँ तक जो है ना शेयर किया। हिकमत की मिसाल ले लें कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में हिकमत के बड़े बड़े नाम थे, लेकिन अच्छे अदारे न होने की वजह से बाज़ लोग इसलिए उन्होंने शेयर नहीं किया कि अगर मैंने ये अपना नॉलेज अगली नस्ल को मुंतकिल कर दिया तो हमारा कारोबार ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हमने अपना बहुत बड़ा असासा जो है ना वो ज़ाया कर दिया है। तो जो भी हमारे पास हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग हैं, डिस्पेंसिंग है, ये एक कम्बिनेशन जब होगा तो उसका आउटकम बहुत अच्छी होगी, उसका डेफिनेट फ़ायदा जो है ना वो पेशेंट को होगा। तो पेशेंट हमारा मेरे ख्याल में एक डॉक्टर की भी सबसे प्राइम ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि पेशेंट की वेलफेयर। जब आप एक फार्माकोलॉजिकल बात करते हैं तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में हमारे यहाँ इग्नोर होते हैं। अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, अगर कोई किसी को स्किन की डिजीज़ है, अगर कोई सीवीए का पेशेंट है, तो मेरे ख्याल में जब तक उसके नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर, उसमें डाइटिशियन का भी रोल है, उसमें मेडिसिन को एक्सप्लेन करने में, उनको प्रॉपर कंप्लाइंस लेवल में पेशेंट जो है कंप्लाइंस को बेहतर करने में फार्मासिस्ट का बड़ा रोल है। अगर आप कोई रैंडम सा सर्वे करें तो जो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, ज़ाहिर है वहाँ बहुत लंबी लिस्ट होती है, बहुत लंबी उनके पास वेटिंग पेशेंट उनके पास होते हैं। ये दुनिया में किसी मुल्क में जहाँ हमारे स्पेशलिस्ट इतने मरीज़ चेक करते हैं, दुनिया में किसी मुल्क में इतने ज़्यादा पेशेंट स्पेशलिस्ट बंदा एक दिन में इतने मरीज़ चेक नहीं करता। तो बीइंग ए स्पेशलिस्ट उनके पास इतना टाइम नहीं होता 3 से 4 मिनट एक पेशेंट के लिए कि वो उसको पूरी मेडिसिन एक्सप्लेन करें, उसका उसका खाने का तरीका बताएं, उनके साइड इफ़ेक्ट बताएं, उनके मॉनिटरिंग बताएं, उनकी स्टोरेज कंडीशन बताएं। तो इस सूरत में फार्मासिस्ट की ज़िम्मेदारी है, और हमारे यहाँ जो फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, इवन जो हमारे नए नए डॉक्टर आते हैं, उनका भी उस तरह का लेवल नहीं होता जिस तरह का होना चाहिए। लेकिन मैं जो हमारी पूरी जो ये प्रोफेशनल लोग हैं, मैं इनसे यही कहूँगा कि आजकल बड़ी इजी एक्सेस है दुनिया के अच्छे जर्नल्स के, जो हैं, जो अच्छी बुक्स हैं इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, आप उनको खोल के पढ़ें, उनको देखें और उनसे नॉलेज लेके आगे लोगों तक जो है ना शेयर करें। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जो है बड़ी बड़ी ग्रोइंग हमारी यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है। और इसमें जो चीज़ जो मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी है कि हमारे यहाँ बेशुमार ड्रग्स जो है ना वो रजिस्टर्ड हैं। इतनी ड्रग्स दुनिया के किसी मुल्क में भी रजिस्टर्ड नहीं है, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि उनकी आगे मार्केटिंग बड़ा इशू बनता जा रहा है। दवाई बनाना वो तो क्वालिटी अलग चीज़ है कि दवाई बनती है, वो हमारा बाकायदा ड्रैप की टीम आती है, उनको आके चेक करती है। अगर कोई रॉ मटेरियल से लेके आगे जो है प्रोडक्शन तक, प्रोडक्शन से लेके आगे स्टोरेज, आगे डिस्ट्रीब्यूशन तक, यह पूरा ये प्रोसेस है जो बाकायदा चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन 1 लाख से ज़्यादा दवाइयाँ इस वक्त हमारे मुल्क में रजिस्टर्ड हैं। इतनी अच्छी दवाइयाँ बना के अगर जब आप आगे जाके बेचते हैं, उनकी आप मार्केटिंग करते हैं, तो हर एक कंपनी की आपने टारगेट देती है कि हमने ये टारगेट जो है ना ये हासिल करना है। तो वो ये नहीं देखते कि ये टारगेट है, हमने एथिकली इसमें क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। वो जाके अनएथिकल वे से उन चीज़ों की प्रमोट करते हैं। उनमें वो गिफ्ट से लेके कमीशन से लेके हर चीज़ वो इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा टारगेट बढ़ जाए। और फिर वो बाज़ का गैर मयारी दवाइयाँ वो तजवीज़ भी करवाते हैं, गैर ज़रूरी मैं कहूँगा। तो उसमें हमारे यहाँ बेशुमार अच्छे अच्छे नाम हैं, पाकिस्तान पूरे में भी ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनको कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इनको कोई नहीं ख़रीदेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड लोग कमीशन लेके दवाइयाँ लिख भी रहे हैं, और उससे अल्टीमेटली उसको नुकसान जो है ना वो पेशेंट को हो रहा है। तो मैं अक्सर जब मेरी दो डिस्कशन होती है हमारे जूनियर डॉक्टर से, हमारे छोटे बहन भाई हैं, बच्चों की तरह ज़रा हमारे लेवल पे हमारे बच्चे भी उसमें मैं ना मेडिकल में है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि वो दिन उस प्रोफेशनल की डेथ का दिन होता है, उस प्रोफेशनल के साथ नाइंसाफ़ी का दिन होता है। जब हम लोग एफएससी से लेके पढ़ते हैं, प्रोफेशनल बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अगर आप किसी से पैसे लेके उसको जाली एमएलसी जारी करते हैं, अगर आप किसी लालच में उनको किसी गैर मयारी कंपनी की, या जो ज़मीर आपका नहीं मानता कि ये दवाई मैं ना लिखूं, इस पेशेंट को इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, उस दिन आप जिस दिन वो दवाई आप लिखते हैं, तो मेरे ख्याल में आप अपने माँ बाप के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने उस वादे के साथ जो आपने अल्लाह के साथ किया होता है, उसके साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं, और वो आप सब इन चीज़ों को दफन कर देते हैं। आपकी कीमत नहीं लगनी चाहिए, आपको अनमोल होना चाहिए। जो दवाई आपको बेहतर लगे, जिस कंपनी की दवाई अच्छी लगे, वो आप लोग लिखें जितनी पेशेंट को ज़रूरत हो। अगर पेशेंट को किसी मल्टीविटामिन या कोई माइक्रो न्यूट्रेंट में कोई उसको फोलिक एसिड, आयरन या ऐसा सप्लीमेंट जो रजिस्टर्ड कंपनियों का, अच्छी कंपनियों का, एक प्रोफेशनल से हट के अगर आप वो कोई चीज़ आप पेशेंट को या किसी आम बंदे को आप 200 की दे सकते हैं, वो अगर आप 1000 रुपये की देंगे, तो मेरे ख्याल में मजहबी नुक्ता नज़र से भी वो हराम है, और कानूनी नुक्ता नज़र से भी वो चीज़ इलीगल है। तो मेरी तमाम जो हमारे प्रैक्टिशनर्स
हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स या जो भी लोग कंसर्न हैं हमारे फार्मेसी प्रोफेशन से, मेडिकल स्टोर्स वाले, अगर कोई इस प्रोफेशन से या इस तरह की कोई बंदा प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने शोबे के साथ, अपने मरीज़ के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है और इस तरह की प्रैक्टिस को ख़त्म करें और अपने माशरे को इन गलत चीज़ों से निकालने की कोशिश करें। अच्छा, एक बात बताएंगे जनाब ज़हीर इकबाल साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है इस खत्ते को। 4 मौसमों का हम जिक्र सुनते हैं। आजकल बहार जो है हीट वेव की नज़र हो गई है, मौसम में बहार गायब हो गया है, लेकिन 4 मौसम पाकिस्तान में हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो एक तरफ शुमाली इलाका जात और कश्मीर के पहाड़ हैं जो सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं, और दूसरी तरफ सहरा हैं जहाँ पर बहुत शदीद गर्मी होती है। तो इतना तनव्वो है टेम्परेचर के अंदर, कहाँ पे पूरा साल माइनस टेम्परेचर रहता है और कहाँ पर 50 से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो उनमें अद्वियात का मेयार जो है वो बरकरार रहे, इस हवाले से आप बड़ा अहम एक ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे है। इसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? जी जनरल साहब, ये जो आपने क्वेश्चन किया है, डेफिनेटली ये ड्रग मेडिसिन की स्टेबिलिटी पे, उनकी एफिकेसी पे इस चीज़ का बहुत असर है। जब भी आप कोई मेडिसिन देखते हैं तो उस पर लिखा होता है कि दवाई को धूप और नमी से बचाएं। जहाँ पे धूप दवाई को ख़राब करती है, उसी तरह नमी या टेम्परेचर या जहाँ पे बर्फ़बारी के इलाके हैं वहाँ जब जाएगी तो वो दवाई भी उस पर वो अफेक्ट होगा। तो उसके लिए हम बड़ा एक हमारा एक बड़ा डेवलप जो है मैकेनिज़्म है। हम इंडस्ट्री से लेके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसी सूरत में ये चीज़ कंट्रोल हो सकती है। जिस तरह आज हम लोग ये करवा रहे हैं कि दवाई कंपनी से, कंपनी की एसी वाली गाड़ी पे वो जो कंटेनर हैं उनके भी एसी वाले कंटेनर होते हैं, उससे दवाई आए डिस्ट्रीब्यूटर तक, और डिस्ट्रीब्यूटर की जो गाड़ियाँ आगे मुतल्लिका मेडिकल स्टोर पर भी वो उस कोल्ड चेन में जाएँ। और जो कोल्ड चेन का मतलब है कि वो रिकमेंडेड टेम्परेचर जो उस दवाई के लिए जो है ना तजवीज़ किया गया है। जिस तरह वैक्सीन के लिए 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाज़ जो अद्वियात हैं जिनके अंदर आयरन है वो 15 से कम हो, और बाज़ मेडिसिन जो है रूम टेम्परेचर जैसे 25 या 30 से कम होना चाहिए। लेकिन गर्मियों में आपने देखा होगा कि हमारे जो बिम्बर के इलाके का और नीलम के, आप दूर ना जाएँ, सिर्फ आपने कश्मीर की बात करें तो नीलम में की टोटल स्टोरेज कंडीशन डिफरेंट है, बिम्बर की टोटली जो है ना डिफरेंट है। तो हर इलाके के हिसाब से जो दवाई जब बनती है तो उसकी स्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं, वो उस टेम्परेचर के मुताबिक उस उन इलाकों में वो दवाई भेजी जाती है। लेकिन सबकी ये ज़िम्मेदारी है और हम भी एज ए महकमा ये ज़िम्मेदारी हम लोग पूरी कर रहे हैं। आप हमारे इधर सरकारी स्टोर में चल के देखें अभी इस प्रोग्राम के बाद, तो हमने इस स्टोर में भी एसी लगवाएं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी जो यहाँ से जब आगे दवाई जाए वो भी एसी वाली गाड़ी में जाए इस मौसम में, ख़ासकर ये जो समर सीज़न है। तो इसका हर बंदे को इसका ख्याल रखना चाहिए। और जो कस्टमर हैं जो एक स्टोर से दवाई लेके जा रहे हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि इस पूरे प्रोसेस में अगर दवाई ठीक तरीके से स्टोर पर पहुँच गई है, आपने स्टोर में से दवाई लेकर अपनी गाड़ी में रख दी है, आप कहीं किसी शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग करने चले गए हैं, गाड़ी को बाहर धूप में खड़ी करके, तो वो सारी एक्सरसाइज का मतलब ख़त्म हो जाएगा, मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस गर्मी के मौसम में गाड़ियों के अंदर दवाइयाँ ना रखें, डिग्गे के अंदर दवाइयाँ ना रखें, घरों में जाके किचन के अंदर दवाइयाँ स्टोर ना करें। तो और ये फार्मासिस्ट का रोल है, जो यहाँ पे जो डिस्पेंसर हैं, फार्मासिस्ट हैं स्टोरों पर। मीरपुर में इस वक्त 54 स्टोर्स पर फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट को काउंसल करें कि इन दवाइयों की स्टोरेज कंडीशन का ख्याल रखें। जी सामीन, इस वक्त आप FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर एक इंतहाई अहम प्रोफेशनल जनाब डॉक्टर ज़हीर इकबाल साहब इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनेद अंसारी में। और आप यहाँ पर डिप्टी ड्रग कंट्रोलर होने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर हैं मीरपुर में। इंतहाई अहम जिम्मेदारी है आपकी कि आप अद्वियात को क्वालिटी के साथ, मेयार के साथ, मेयार की ज़मानत के साथ एक आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप हमें सवाल कर सकते हैं, भेज सकते हैं 05827927 डॉक्टर ज़हीर इकबाल साहब से गुफ्तगू जारी है। अच्छा जनाब डॉक्टर ज़हीर इकबाल साहब, आजकल एक चीज़ हम सुनते हैं कि अद्वियात पेशेंट इस्तेमाल तो कर रहा होता है लेकिन असर उसका दिखाई नहीं देता। कोई ड्रग रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ है जो कि आ जाती है, इस हवाले से क्या बताएंगे आप? क्या वाकई ये मामला है? जी जनरल साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये जो ड्रग रेजिस्टेंस है, मेरे ख्याल में इस वक्त हमारा बहुत बड़ा इशू है, और इसके ज़िम्मेदार भी मैक्सिमम हम लोग खुद हैं, हेल्थ जो है ना प्रोफेशनल लोग हैं।
इसकी दो तीन वजूहत हो सकती हैं। पहले मैं बताता हूँ कि ड्रग रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। एक जो जरासीम हैं जो बॉडी के अंदर जो डिजीज़ काज करते हैं, उनको जो इलाज हम करने के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, उनका गलत इस्तेमाल से या गैर ज़रूरी इस्तेमाल से ये ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होता है। ड्रग रेजिस्टेंस ये होता है कि जो जरासीम आजकल जो अमॉक्सिसिलिन जो सिंपल एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते थे, कुछ अर्से बाद उससे वो ठीक नहीं होते थे, फिर उसके लिए हाई एंटीबायोटिक देनी पड़ती थी। अब रफ्ता रफ्ता ऐसी स्टेज आ गई है कि हम किसी भी जो हाई एंटीबायोटिक जो हैं फोर्थ जनरेशन है, उनसे भी टाइफाइड जो है ना वो काबिल उसका इलाज नहीं हो रहा, या इस तरह की जो है दीगर बीमारियाँ भी, जिस तरह मैं ये टीबी का आपको कह सकता हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस की जो अद्वियात हैं, ये आखिरी दफ़ा 1947 में इसकी दवाई ईजाद हुई, तो उसके बाद इसकी कोई नई दवाई इसको मार्केट में नहीं आई। तो एक दवाई से पहले इलाज शुरू हुआ, 2 से 3 से 4 से, आजकल जो 6 महीने का इलाज हम जो कम्बिनेशन में दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उसके जो है ना ड्रग उसमें ना आ रहा है रेजिस्टेंस, वो MDR उसे कहते हैं, वो मरीज़ ठीक नहीं हो रहा। तो उसमें बहुत बड़ी कोताही हो जाती है जब कोई मरीज़ अच्छे तरीके से दवाई इस्तेमाल नहीं करता। तो मेरी तमाम मरीज़ों से ये इल्तमास है कि जितना भी अरसे के लिए आपके डॉक्टर साहब ने आपको कोई एंटीबायोटिक दवाई तजवीज़ की, अगर 6 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, बेशक आप ठीक हो जाते हैं, वो दवाई आपने लाजमी खानी है। और उसके अलावा जो कोई और अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो डॉक्टर साहबान हैं या हमारे जो मेडिकल स्टोर्स वाले जो डिस्पेंसर जो हमारे प्रैक्टिस करते हैं, उनका बाज़ बड़ा अच्छा रोल है उनका लोगों की सेहत में। या अगर कोई किसी की फर्स्ट एड देता है या किसी का ब्लड प्रेशर चेक कर लेता है या डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक उसको पेशेंट को गाइड करते हैं, लेकिन जब वो खुद डॉक्टर बन के मरीज़ों को इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी बीमारी का पता नहीं होता, तो वो बंदे को आता ही है, बंदा कोई पता नहीं कि इसको पहले ही कोई CCF का पेशेंट है, इसको आगे इसका बॉडी के अंदर जो है ना इसका लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा है कि इसको मज़ीद हम ड्रिप नहीं दे सकते, बल्कि उसके हार्ट पे इतना ज़्यादा लोड है कि किसी तरह वो ऑलरेडी जो फ्लूइड है बॉडी उसको उसको निकालने की ज़रूरत है, तो उसको भी हमारे मेडिकल स्टोर वाले जो है ना ड्रिप लगा देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उनमें जो ये दवाइयों का गलत इस्तेमाल है, उनमें जो एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल है, इससे हम सबको बचना होगा। और किसी मुस्तनद डॉक्टर, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हदायत के बगैर कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें। और आम मरीज़ों से मेरा ये इल्तमास है कि वो जब दवाई को इस्तेमाल करें तो वो जितनी भी उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताई है, अगर कोई दर्द की दवाई है तो वो आपको दर्द है तो खाएं, नहीं दर्द तो ना खाएं। खांसी की दवाई अगर खांसी है तो खाएं, नहीं तो ना खाएं। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जितने अरसे के लिए उन्होंने कही हैं, जिस टाइम पे कही हैं, अगर सुबह दोपहर शाम है तो वो उसका मकसद है कि 8 घंटे इसके दरमियान जो है ना वो ड्यूरेशन होनी चाहिए। अगर सुबह शाम का मतलब है कि 2 डोज़ के दरमियान, जो सुबह खा रहे हैं तो शाम के दरमियान उसमें 12 घंटे का वक्फा होना चाहिए। तो एक तो उसके मुताबिक खाएँ, और जितने अरसे के लिए डॉक्टर ने लिखी है वो खाएँ। और जितने हमारे प्रोफेशनल लोग हैं, मेडिकल स्टोर्स वाले हैं, या जो लोग डॉक्टर तो खैर ऐसा नहीं करते, लेकिन बाज़ का जो नए डॉक्टर्स आते हैं उनकी मैंने प्रिस्क्रिप्शन में मैं देखा है कि वो डोज़ या जो ड्यूरेशन है वो पूरी नहीं होती। वो भी अपने सीनियर से कंसल्ट करके हर एंटीबायोटिक की उसके ड्यूरेशन के हिसाब से, उसकी डोज़ के हिसाब से वो इस्तेमाल कराएं, ताकि ये जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। और ये रेजिस्टेंस के वाले से एक और बात भी कहूँ कि अगर एक माशरे में एक कोई बैक्टीरिया है जिसमें जो कि रेजिस्टेंस हो गया एंटीबायोटिक से, तो वो उस बंदे को नुकसान नहीं है या उसके घर को नुकसान नहीं है, वो बैक्टीरिया पूरी कम्युनिटी में सर्कुलेट करेगा, वो पूरी कम्युनिटी उससे मुतासर होगी। तो इसलिए अगर एक बंदा मेरी गलती से, मेरा पूरा शहर मुतासर हो सकता है। तो तमाम लोगों से मेरा ये इल्तमास है कि इस टॉपिक पे ये एक सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ख़ुद मेडिसिन ना खाएं। ये मेरे भाई को ये इन्फेक्शन हुई थी तो उन डॉक्टर साहब ने फ़लाँ पिंडी गए थे, ये लिखे दी, तो मैं भी वही लेके इस्तेमाल कर लूँ। या फ़लाँ मेरी बेटी को ये दर्द हुआ था तो डॉक्टर साहब किसी जो है गायनेकोलॉजिस्ट ने ये दवाई दी थी तो मैं उसके लिए इस्तेमाल कर लूँ। ये जो रवाज है देखा देखी वाला, ये सेल्फ मेडिकेशन, ये ना करें। हमारे यहाँ बहुत इजी एक्सेस है DHQ में, आप जिस वक्त जाएँ एमरजेंसी में डॉक्टर साहबान वहाँ पे मौजूद हैं। हमारे MS साहब DHQ में आए हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम जो है वहाँ पे वो दिन रात मरीज़ों के लिए कोशिश हैं। तो आप वहाँ पे जाएं, स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है तो आ जाएँ वहाँ पे। 2-4 घंटे अगर आपको लाइन में खड़ा और लगना पड़ जाता है तो कोई बात नहीं है, घर जाके क्या करेंगे आप। बाज़ लोग आधा घंटा वेट नहीं करेंगे, बाहर से जाके खुद मेडिसिन लेके चले जाएंगे। ये बेसब्री का ये जो पैमाना है इसको ना ख़त्म करें। अपनी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाएं, ख़ुद किसी को दवाइयाँ ना किसी की हदायत के बगैर आप लोग खाएं और ना किसी को खाने दें। ये जो इंटरनेट के ज़रिए आजकल ये जो टोटके जो है ना बताए जा रहे हैं वो भी बहुत ख़तरनाक हैं। बेशुमार मेरे पास केस भी आए हैं कि हमने ये जी इंटरनेट के ज़रिए ये दवाई खाई है। देखें, एक आपको डायग्नोज ही नहीं कि बीमारी आपको क्या है, तो आप टीवी के मशवरे पे वो दवाई खा के किसी के नेट के ज़रिए नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, उनकी पता ही नहीं है वो लोग कौन है, उनकी दवाइयों की बिल वारंटी नहीं है, उनकी हमें स्टोरेज का पता नहीं है, उनकी क्वालिटी का पता नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से या इंटरनेट की दवाइयों से एक तो ये ड्रग जो आपने कहा है रेजिस्टेंस भी जो है ना बढ़ रहा है, और उसके अलावा लोगों से बेशुमार इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे हैं। तो अपनी जान के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आप बाज़ार में जाते हैं तो कोई आप कपड़ा लेते हैं, जूता जो आप ख़रीदते हैं, तो आप तो 2-4-5 दुकानें फिर के लेते हैं, देख के लेते हैं, क्वालिटी चेक करके लेते हैं।
इसी तरह जब आप कोई बीमारी होती है तो आप कोई अच्छी तरह से देखभाल करके किसी डॉक्टर की जान पहचान वो देख के, ये नहीं कि किसी को आप अननोन हकीम के पास चले जाएँ, किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएँ जिसका पता ही नहीं है कि वो डॉक्टर भी है खुदा न खास्ता या नहीं है, तो ऐसे लोगों से इलाज ना करवाएं। हमारे हॉस्पिटल्स में, BHUs में, RSCs में डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे DHQ में मौजूद हैं। इवन हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे हैं, मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत है तो वहाँ जाने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अच्छी कंसल्टेशन लें और इससे ये सब चीज़ें ठीक होंगी। अच्छा, ज़हीर साहब एक चीज़ बताएंगे, ये जो आपने बात बताई है, यकीन पब्लिक को इसका बहुत बेनिफिट है, लोग बड़े गौर से आपकी बात यकीन सुन रहे होंगे। एक बात मज़ीद होती है कि हम देखते हैं कि एक पेशेंट को बड़े शहरों के डॉक्टर्स भी ये करते हैं कि 10 मेडिसिन लिख देते हैं, उसमें चेक करते हैं तो 3-4 एंटीबायोटिक होती हैं, उसमें चेक करते हैं तो मैदे के एसिड को कंट्रोल करने के लिए 2-3 किस्म के वो भी डाल दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन भी डाल दिए जाते हैं। क्या ये मुनासिब प्रैक्टिस है, और क्या कम से कम अद्वियात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल आइडियली तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मैं आगे पहले भी बात कर रहा था कि हम किसी स्पेशलिस्ट के डॉक्टर को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते। अगर किसी को उस पर डाउट है तो वो उससे उससे बड़ी स्पेशलिटी का बंदा या उसके कोई अथॉरिटी को उसको बोर्ड बना के देखेगी कि ये जो इन्होंने लिखा है वो ठीक है या गलत है। मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें बहुत कम होती हैं। अगर कोई बड़े हॉस्पिटल में कोई इस तरह के डॉक्टर लिखे देते हैं तो मेरे ख्याल में मैं तो उसको सबको एडवाइस करूंगा कि आप उनकी हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें दवाई। खुद से ये ना डिसाइड करें कि ये डॉक्टर के पास गए हैं, अगर आपको इतना एतमाद नहीं है तो आप उस डॉक्टर के पास गए क्यों हैं? अगर उन डॉक्टर साहब ने आपको कोई 10 दवाइयाँ लिख दी हैं तो वो आपको खानी पड़ेंगी, क्योंकि उसकी मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से हो। लेकिन बाज़ का ऐसी भी सिचुएशन है, बदनसीबी से हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मेडिकल रैप ऐसी ऐसी दवाइयाँ लेके बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाके उनसे प्रिस्क्राइब करवा रहे हैं कि जो कोई ऐसी विटामिन हैं, ऐसे टॉनिक्स हैं जो कि मार्केट में उससे सस्ते अवेलेबल हैं। और एक रूल है कि जो दवाई पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है वो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल होनी चाहिए, हर स्टोर से वो न मिलनी चाहिए। तो वो लिखने वाले ये कहेंगे कि सिर्फ फलां स्टोर से मिलेगी, उसी स्टोर से जाके लेनी है। और ये मेरे ख़्याल में हमारी बदनसीबी है, बदकिस्मती है, और ये अखलाकी गिरावट का एक सबसे कमतर दर्जा है कि आप किसी लालच के या किसी से ठेका मार के जो है ना दवाई लिख रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई ऐसी लिख रहे हैं तो वो ऐसी ना लिखें। मीरपुर के अंदर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े बड़े नाम है हमारे पास, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट। मैं समझता हूँ कि हम लोग बड़े गुड लक हैं। मैं यहाँ पे ज़ाहिर चैनल पे उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक दो मेडिकल स्पेशलिस्ट साहिबान से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि जब हम गए किसी जगह, कोई मरीज़ मेरे पास आए तो मैंने उनको सिर्फ पैरास्टामोल लिखी। उन्होंने, बल्कि मेरा नाम लेने भी, मेरा अच्छी चीज़ में नाम लेना कोई अर्ज नहीं है। मेरी डॉक्टर तारक मसूद साहब से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं मेरे पास कभी कोई आते हैं पेशेंट तो मैं उन्हें सिंपल पैरासीटामोल लिखता हूँ, तो डॉक्टर आके पेशेंट आके कहता है कि आपने क्यों लिखी है? तो मैं कहता हूँ कि सच्ची बात बताऊँ तो मैं पैरासीटामोल की भी ज़रूरत नहीं थी, तेरी जो है मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं आपको दवाई लिखूं, लेकिन सिर्फ आपको मैं सेटिस्फेक्शन के लिए ये मैं लिखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे लोग हैं, जो वो किसी भी फील्ड में हैं, वो पेशेंट के हिसाब से दवाई उनको उन्हें लिखनी चाहिए। और यहाँ पे लोग लिखते हैं, लेकिन ऐसी भी कंडीशन मौजूद है कि लोग सिर्फ मरीज़ की हालत देख के, ये मरीज़ बाहर से आया है या उसकी उसकी जो है कंडीशन देखे, अगर कोई इस तरह की लिखता है तो मेरे ख्याल में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कि ये सब लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छे डॉक्टर्स साहिबान वो जो है डायग्नोज करके उसकी बीमारी को मरीज़ के हिसाब से लिखते हैं। और मैं सबको अभी ये पैगाम दूंगा कि काइंडली मरीज़ों की खातर दवाई लिखें, किसी कंपनी की खातर दवाई ना लिखें। अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के एथिक्स के मुताबिक, मैं यहाँ पे डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हूँ, मैं अगर किसी को कहूँ कि जाके फ़लाँ मेडिकल स्टोर से जाके, किसी मेडिकल स्टोर वाले को कहूँ कि फ़लाँ डिस्ट्रीब्यूटर से जाके दवाई ख़रीदो, या आपको अगर कोई ऐसी मिसाल मिली हो कि मैंने किसी को रिकमेंड किया हो, तो मेरे ख्याल में ये मेरे लिए बहुत बड़ी लानत है। तो हम किसी को नहीं कहते, हमारे लिए सारे जितने भी ये कंसेप्ट है जी शहर में मेडिकल स्टोर वाले जाली दवाइयाँ ये ख़राब कर रहे हैं, ये भी बहुत गलत बात है। बहुत अच्छे मेरे यहाँ मीरपुर के अंदर ऐसे मेडिकल स्टोर वाले हैं जिन्होंने बाकायदा फ़ंड कायम कर रखे हैं, जो गरीबों के लिए, मस्किनों के लिए, यतीमों के लिए। और मेरे पास आके वो खुद कहते हैं, अभी 2 दिन पहले की बात है, एक बच्चा आया इधर से खड़ी शरीफ से, तो उसको कुछ इंजेक्शन चाहिए थी, तो मेरे एक मेडिकल स्टोर वाले यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इसको जितनी दवाई चाहिए होगी वो मैं दूंगा। तो ऐसे ऐसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। और कोई भी लोग जो इस फील्ड में हमारे जो हैं, इन लोगों ने अपनी जानें, अपनी ज़िंदगी, अपनी नस्लें इस फील्ड में जो है ना वो लुटाई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कोई अच्छे जिनकी रिप्यूट है वो कारोबारी नुक्ता नज़र से भी कोई बंदा जाली चीज़ बेचेगा या कोई गलत चीज़ बेचेगा। अच्छा, ज़हीर साहब एक चीज़ हमें बताएंगे, यहाँ पे जहाँ पे मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वहाँ पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी एक बहुत बड़ी एक फील्ड है।
हम देखते हैं कि सर्जरी करने के लिए धागे हैं, ब्लेड्स हैं, सुचर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें भी बताया जाता है कि बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, और इसमें अच्छी सी अच्छी कंपनीज़ की चीज़ें भी हैं और थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड भी हैं। ये भी क्या आपके अंडर आती है चीज़, इसको आप मॉनिटर करते हैं? जी बिल्कुल, ये जो सर्जिकल आप इनकी बात कर रहे हैं, उससे आगे मैं चला जाऊंगा तो ये जो आई लेंस आ रहे हैं, उसके उससे आगे जाएं तो ये जो हार्ट के ये जो है ना, दिल के जो मरीजों के लिए ना स्टंटिंग वगैरह हो रही है, ये सब चीज़ें जो हैं ये मुख्तलिफ कंपनियों से आ रही हैं, और मोस्टली अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये चीज़ें कम बनती हैं। ये प्रोलीन है, सूचर्स हैं, ये चाइना से या इंपोर्ट होते हैं, तो इनमें क्वालिटी डेफिनेटली इसमें डिफरेंट है, और इससे ज़्यादा हमारी जो है ना प्राइस का बड़ा इशू है। तो मैं ये हमारी एसोसिएशन के साथ मिलकर एक दो दफ़ा मैंने अटैम्प्ट भी की कि हम इनकी कोई कोई प्राइस फिक्स करें, लेकिन जब तक हमें कोई इंपोर्ट या जब तक हमें प्रॉपर चैनल नहीं मिलेगा कि ये चीज़ कितने की इंपोर्ट हो रही है, ताकि हम नहीं चाहते कि किसी केमिस्ट के साथ भी ज़्यादती हो, कि कोई चीज़ अगर महंगी लेके तो अगर सस्ती हम करने की कोशिश करेंगे तो वो मार्केट में शॉर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए अभी एक तो इनका प्राइस का भी इशू है, जिस तरह ये सिरिंजेस हैं, सिरिंजेस 9-10 रुपये की आ रही हैं और उनके ऊपर 35 रुपये प्राइस लिखी हुई है। इस तरह इनमें बहुत ज़्यादा प्राइस का भी वेरिएशन है, और क्वालिटी डेफिनेटली हम चेक करते हैं कि ये कहाँ से आ रही है, ये किधर जा रही है, कहाँ से इनको लोग ले रहे हैं। अब हमारे पास जितने डिस्ट्रीब्यूटर जो सर्जिकल सप्लाई कर रहे हैं, हम उनको बाकायदा हम उनको चेक करते हैं। हमारे पास वो रजिस्टर्ड हैं इस वक्त कि वो इस्लामाबाद से जो आ रहे हैं, जो पिंडी से आ रहे हैं, दीना से आ रहे हैं, जो यहाँ पे लोकल हैं, ताकि हम ये चेक करते हैं कि प्रॉपर बिल वारंटी के साथ माल है, कोई इसकी किसी ने दो नंबरी तो नहीं की, किसी ने इनकी कॉपी बनाने की कोशिश तो नहीं की। लास्ट टाइम आपने सर्जिकल में बिल्कुल चेक करते हैं, क्योंकि सर्जिकल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई जो चीज़ मरीज़ के अंदर अगर उसकी कोई जो है पेट के अंदर जो जो चीज़ें जो जिनकी इस्तेमाल की ज़रूरत है, उसके अलावा एनेस्थीसिया की जो है ना मेडिसन है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन पूरी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इवन जो कार्टन यूज़ होता है, जो वो भी हम देखते हैं कि ये मेडिकेटेड ग्रेड का है या कि कोई दूसरा आम कार्टन तो नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर स्टेलाइज कंडीशन में तैयार होता है, और आम जो कार्टन है वो स्टेलाइज कंडीशन में तैयार नहीं होते। ये इन सब चीज़ों को हम देखते हैं, और इनकी बाकायदा हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, इनका हम टेस्ट करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, ताकि पेशेंट को कोई भी चीज़ अगर बाकी हम मेडिसिन ठीक दे रहे हैं तो सर्जिकल आइटम हम लोग ठीक नहीं दे रहे, तो ये पेशेंट के उसका फ़ायदा नहीं है। तो बिल्कुल सही जी। सामीन, डॉक्टर ज़हीर इकबाल प्रोफेशनली ही इज़ अ फार्मासिस्ट, कनाडा, यूरोप, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हर जगह आपने काम किया, और जहाँ भी काम किया अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी। इस वक्त हमें आप एजुकेट कर रहे हैं कि एक फार्मासिस्ट जो है वो आवाम से क्या तवक्को रखता है, कि वो अद्वियात जब इस्तेमाल करें तो कौन कौन सी चीज़ें उनके इल्म में होनी चाहिए। मार्केट के अंदर जो अद्वियात अवेलेबल हैं डिफरेंट फार्मेसीज़ पे, मेडिकल स्टोर्स पे, उनकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, ये तमाम चीज़ें डॉक्टर ज़हीर इकबाल साहब यहाँ पे करते हैं और इस वक्त हमें बता रहे हैं। अच्छा ज़हीर इकबाल साहब, एक चीज़ हम देखते हैं कि लोग समझते हैं कि मल्टीविटामिन जो हैं ये इंसानी सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, ताकत की अद्वियात जो हैं ये बड़ी अच्छी होती हैं। लोग खुद ही जाके फार्मेसी पे कहते हैं जी हाँ जी मल्टीविटामिन कुछ ऐसा दे दें जी, ताकत की कोई दवाई दे दें। क्या ये मुनासिब तरीक़ाकार है मल्टीविटामिन और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का? जुनैद भाई, ये पूरी दुनिया में, मैं आपको कनाडा की मिसाल देता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरा मल्टीविटामिन कनाडा में यूज़ होती हैं, और वहाँ पे एक गवर्नमेंट ने बाकायदा रूल बनाया हुआ है कि ये ओटीसी हैं, कोई इंश्योरेंस प्लान उनको कवर नहीं करता, वो सेल्फ सिलेक्शन में आ जाती हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द फिजिशियन, और वो कोई डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखता, वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं है, ठीक है। ओटीसी का मतलब ये है कि ओवर द काउंटर। ये बहुत बड़ी बदनसीबी है हमारे मुल्क में कि रूल तो बना हुआ है, ओटीसी का मतलब ये है कि ओवर द काउंटर, नॉट प्रिस्क्रिप्शन। जब दो कैटेगरी बनाते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन है। यहाँ हमारे यहाँ एक ऑलरेडी रूल, हमारे में जब मैं रूल देखता हूँ तो हमारे कनाडा से सख्त रूल है हमारे यहाँ पे। जो हमारी लेजिस्लेशन है वो आप पीएमडीसी की उठा के देख लें, पीएमडीसी ऑर्डिनेंस 1962 देख लें, उसकी आप सेक्शन 28 या बाकी जो उसकी सेक्शन हैं वो आप चेक कर लें। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी जो प्रिविलेज है डेंटिस्ट की, वो रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर वो किसी को ओटीसी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, जैसा कोई दूध फलां कंपनी का दूध ले लें, या कोई वो उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि या आप जो है ना स्टेप्सर्स ले लें, या और कोई चीज़ जो मेडिसिन के अलावा है, तो वो उसको आम सादा पर्ची पे उसका नाम लिख के देते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन वही होगी जो रजिस्टर्ड हैं। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह के रूल्स जो हैं वो फॉलो किए भी नहीं जाते और फॉलो कराए भी नहीं जाते। ये दोनों को मैं इसका ज़िम्मेदार कहूँगा। और बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों को उसका इल्म भी नहीं होता।
तो हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस में जो हमारे टीचर्स जो इस वक्त मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, एपीज़ हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो स्टूडेंट हैं उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज दें कि ओटीसी मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो एंटी जो अपनी आप कह रहे हैं कि मल्टी वाइटामिन हैं, अगर आप इनका गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये भी नुकसानदेह है। लोग कहते हैं कि बड़ी सेफ़ मेडिसिन है। आप मैं आपको मिसाल देता हूँ, वाइटामिन ए है। वाइटामिन ए अगर आप जो आँखों के लिए, बिनाई के लिए आपके लिए ज़रूरी है, अगर वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस्तेमाल करेंगे तो वो टोटली कंट्राइंडिकेटेड है। इसी तरह और बेशुमार जो मेडिसिन जो इवन वाइटामिन है, वो बाज़ एज ग्रुप के लिए, बाद जो है ना वो जेंडर के लिए, बाज़ जो है ना वो आपको लोकेलिटी के लिए, लोकेशन के वाल से जियोग्राफिकली वो चीज़ें हर जगह के हिसाब से डिफरेंट लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस तरह बगैर रिकमेंडेशन के एक तो मल्टीवाइटामिन नहीं खानी चाहिए। दूसरा नंबर, डॉक्टर्स को ये एज ए प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और जब आप मैं आपको पहले बता रहा था कि हमारे यहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनी की मेडिसिन है उनमें आप फिर मैं किसी का नाम यहाँ लूँगा तो फिर वो ट्रेड नेम के वाले से ज़रा इशू हो जाते हैं। हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी की जो मल्टीवाइटामिन में वो 300, 250, 300 रुपये में, जिनके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स जितनी भी इंसान के अंदर उसमें वाइटामिन हैं, फोलिक एसिड्स हैं, उसके अंदर जितने वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं, लिपिड सॉल्युबल वाइटामिन, वो सारी उसके अंदर मौजूद हैं। 200 से लेकर 300 रुपये तक वो अवेलेबल है। तो उनमें से बाज़ रजिस्टर्ड भी हैं। वो रजिस्टर्ड मेडिसिन आप प्रिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं है या जिनका इनलिस्टमेंट नंबर फलान टमकाना है, ये आप नहीं लिख सकते प्रिस्क्रिप्शन पे। तो जो लोग किसी वजह से ये नॉलेज नहीं, जिनके पास या अवेयरनेस नहीं है, नज़ारा हमें भी सब चीज़ों का पता नहीं है। हम हर रोज़ आपसे हम लोग चीज़ें सीखते हैं, हमारे जो स्टाफ के लोगों से हम लोग चीज़ें सीखते हैं। तो उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जिन मेडिसन पे इनलिस्टमेंट नंबर है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसन है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसन पे दो तरीके हैं। अगर कोई इंपोर्ट है तो उसके ऊपर ड्रैप का इंपोर्ट लाइसेंस नंबर लिखा होगा। अगर कोई लोकल बनी है तो उसके ऊपर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर और उसके ऊपर ड्रग रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की 100 प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर सेम होगा और हर प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर उसके ऊपर अलग अलग होगा। और किसी दवाई का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नंबर जो है वो 900 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में जो ड्रग जो मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल यूनिट्स जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो 900 से कम है। और इसी तरह जो मेडिसिन रजिस्टर्ड हो रही हैं आजकल जो है वो 99,000 की सीरियल चल रही है। अगर किसी का आप नंबर देखें कि रजिस्ट्रेशन नंबर 99,000 से ऊपर चला गया है तो वो रजिस्टर्ड नहीं है। आपको इसी से जो है पता चल जाना चाहिए। इनलिस्टमेंट मैंने कई नंबर देखे हैं जो अरबों में लिखे हुए हैं, कोई एक कंपनी के बार बार लिखे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ों पे आप लोग ट्रस्ट ना करें, ऐसी चीज़ों को आप लोग ना खातर में लाएं। अच्छा, जनाब ज़हीर साहब एक चीज़ बताएंगे। हम देखते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क से जिनमें चाइना भी शामिल है, बाज़ अद्वियात जो हैं वो यहाँ पे आई होती हैं और सुना है कि वो रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। उनमें बिलखसूस वो नाम नहाद ताकत की जो चीज़ें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं मखसूस तबके, मैं लपेट के बात कर रहा हूँ, क्या उस चीज़ पे भी आप एक्शन लेते हैं? देखें, अगर हम चीज़ों को लपेट के बात करेंगे तो फिर लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा इस हवाले से देखना चाहूँ, थोड़ा सा खुल के मैं इसलिए बात करना चाहूँगा कि हमारा इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को समझाना है, किसी की दिल आज़ारी करनी नहीं है। अगर हम लोगों को लपेट के बात करेंगे तो लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। मैं बात करना चाहता हूँ कि व्यागरा की। व्यागरा जो है ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड फाइज़र कंपनी की रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। और मैं कनाडा की मिसाल दूँ कि वहाँ ये 2 नामों से आ रही है। बेसिकली ये जो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, ये ड्रग उसके लिए है। तो ये उसका मेन इंडिकेशन, मेन इस्तेमाल उसका वो है। और वो किसी डिफरेंट नाम तो मैं भूल गया हूँ उस नाम से, और तमाम इंश्योरेंस कंपनियाँ उसको कवर करती हैं। सेम स्ट्रेंथ में वही मेडिसिन व्यागरा के नाम से, फिर इससे मिलता जुलता ग्रुप है सियालिस, वो मेडिसिन वो आ रही हैं। तो वो मेडिसिन जो है ना, ये रिकमेंडेड मेडिसिन है। बीमारी है, देखें कोई भी बीमारी है ये अल्लाह की तरफ से है और उसमें दी जा सकती है। अगर मरीज़ को इसमें शर्म किया या ऐसी जो है ना कोई बात नहीं है। हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्शन पाकिस्तान में ये है कि जो हमारे यहाँ इस तरह की इस नाम से जो मार्केट में दवाइयाँ आ रही हैं वो ये नहीं है। इनके अंदर ये जो अक्सर ये चीज़ें, ये जो बड़ा मार्केट है या ये जो हमारे हैं कबायली एरिया है, मैं ऐसी जगहों के वहाँ से ये लोग हयाताबाद से आगे से ये इलाका गैर से ये मेडिसिन आती हैं जो हमारी जो हमने जो इनको ट्रैक किया है। और वहाँ से ये मेडिसिन वहाँ की भी नहीं बनती वहाँ है। ये इनके ऊपर जो स्टिकरिंग होती है, जो ऊपर स्टिकर लगाते हैं, वो इंडिया के चंडीगढ़ के वहाँ के लगते हैं, क्योंकि वो ब्रांड बड़े मशहूर हैं, उनकी ये कापियाँ बनाते हैं यहाँ पे। और उसके अंदर ये क्या क्या डालते हैं, ये इसकी क्वालिटी कोई शोर नहीं। हम यहाँ लैब्स में जो भी दवाई बनती है ना, उसका एक मेथड ऑफ टेस्टिंग मेथड को वो फैक्ट्री लेबॉर्ट्रीज़ को देती है। इनका कोई टेस्टिंग मेथड हमारे पास नहीं है। इनको हम किसी लेबॉर्ट्री से उस तरह इनको ना टेस्ट भी नहीं करवा सकते। और ये एक खाली बीमारी को देने से लोगों के गुर्दे ख़राब हो रहे हैं,
कि इन कई लोगों को इससे ब्रेन हेमरेज हुआ है, बेशुमार इससे जो है ना डेथ्स हुई हैं। तो अगर किसी को इस तरह की कोई बीमारी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं। उसकी इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। अगर किसी को कोई इस तरह की बीमारी है, किसी को जिनसी वो कमी है, तो वो उसको हार्मोनल डिफेक्ट भी उसका हो सकता है, उसको कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है, उसको कोई और कई किस्म की बीमारियाँ, ये मुतल्लिका स्पेशलिस्ट डायग्नोज करेंगे और उनकी डायग्नोसिस के बाद वो मेडिसिन तजवीज़ करेंगे, फिर ये लोग खाएं। तो मेरी इन लोगों से गुजारिश है, अगर किसी को कोई बीमारी है, देखें इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, गलत अपने आप को रिस्क में ना डालें, ये गलत चीज़ें ना खाएं। ये हकीमों के कुछ थे बाज़ का मैंने देखे हैं, लोगों को बेशुमार वो महंगे महंगे लोग ले रहे हैं। तो वो मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाएँ, मुतल्लिका स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, उनसे अपॉइंटमेंट लें, वो आपके कुछ आपके ज़रूरी टेस्ट करेंगे। टेस्ट के बाद हो सकता है किसी और चीज़ को, अगर किसी में हार्मोन की प्रॉब्लम है तो वो इन दवाइयों से तो नहीं ठीक होगी। वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि ये बीमारी है, आप ये इस्तेमाल करें, आप वो ठीक हो जाएंगे। इस तरह से अपनी जानों को भी जो है ना रिस्क में न डालें। चाइना समेत और भी अगर किसी मुल्क से कोई इस तरह की दवाई आ रही है, चाइना से बेशुमार ऐसी दवाइयाँ आ रही हैं जो कि यहाँ पर रजिस्टर्ड है। इस तरह ये हमारे सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट बेशुमार आ रहे हैं, हमारी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बेशुमार आपने देखा होगा, वो चाइना की आती हैं, वो इस्तेमाल करने में कोई अर्ज नहीं है। लेकिन जो दवाइयाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनकी बिल वारंटी नहीं है, जो बगैर अथराइजेशन के आ रही हैं, वो दवाइयाँ आप लोग ना खाएं और अपनी जान पे, अपनी फैमिलीज़ की जान पे उनका ना ख्याल रखें। और अगर कोई बंदा भी गलत इस तरह की मेडिकेशन यूज़ कर रहा है तो उनको आप लोग जो ये प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं वो लोगों को एजुकेट करें कि दवाइयों के मामले में भी छानबीन करें, देखा देखी या किसी जगह से गैर कानूनी दवाइयाँ ख़रीद के इस्तेमाल ना करें। हर बीमारी के पहले डायग्नोज करवा के उसके बाद उनका इलाज करें। मैं बार बार इस बात पर इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि ये मैंने देखा है कि फील्ड में इन चीज़ों की प्रैक्टिकल जब हम जाते हैं, जाके हम मार्केट में हम जाके फील्ड में जाके मेडिकल स्टोर चेक करते हैं, मरीज़ों से मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे वो उन लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है। और हमारे जो फर्स्ट जो इनकाउंटर जिनसे होता है, जो हमारे मेडिकल स्टोर्स वाले हैं, वो भी लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो मरीज़ मुँह से बोलता है ये मुझे बीमारी है, वो उसी के मुताबिक उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि बाहर के मुल्कों में आप देखें, अगर किसी को दर्द है तो वो जब एमरजेंसी में जाएगा तो वो सकता है 2-3 घंटे उसको वहाँ पे बैठा के रखें, सारे टेस्ट करें, प्रॉपर डायग्नोज के बाद उसको वो दवाई देंगे। क्यों देंगे? कि उनके लिए इंसानी जान बड़ी कीमती है। तो अगर किसी को दर्द होता है, किसी को बुखार होता है या किसी को और इस तरह की कोई बीमारी है, तो फौरी तौर पर जाके उसको पेन किलर ना दें, फौरी तौर पर उसको उसकी सिम्टम्स करने की जो है ना सिम्टम दूर करने की कोशिश ना करें। जो खांसी है, बुखार है, दर्द है, ये कोई बीमारियाँ नहीं हैं, ये अलामात हैं। बेसिकली ये शो कर रही हैं कि इसके पीछे देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। हम उस बैकग्राउंड में जाके वो चीज़ डायग्नोज करने की कोशिश नहीं करते। हम लोग उन सिम्टम्स को, खांसी है तो खांसी की दवाई दे के ख़त्म कर देते हैं, बुखार है तो बुखार की दवाई दे के उसको ख़त्म कर देते हैं, दर्द है तो दर्द की दवाई दे के ख़त्म कर देते हैं। और वो काज जिससे बॉडी को डैमेज हो रहा है, वो बॉडी डैमेज होती रहती है और अल्टीमेटली ऐसी स्टेज पर वो चली जाती है कि उसकी रिकवरी मुश्किल होती है। आखिरी बात, इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग आपको सुन रहे हैं और पब्लिक के बेनिफिट के लिए पब्लिक सर्विस मैसेज, बीइंग अ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट, जो कि सेहत के शोबे की एक इंतहाई अहम कड़ी है, आप लोगों को क्या पैगाम देंगे? जैसा कि इस पूरे प्रोग्राम में हमने मल्टीपल टाइम ये ना डिस्कस किया कि सबसे पहले मैं लोगों को ये कहूँगा कि अपनी जान का, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। और जो भी बीमारी अगर किसी को लग गई है, अगर किसी को शुगर हो गया या कोई भी बीमारी लगी है, तो उसके बारे में अवेयरनेस, एजुकेशन लें, अपने आप को एजुकेट करें। जितना आपके अंदर उस बीमारी के बारे में नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगी, इतना आपको गलत तरीके इस्तेमाल करने से, गलत लोगों के पास जाने से आप लोग बच जाएंगे। बेशुमार लोग देखें मैंने, वो अच्छे तरीके से मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, दरमियान में कोई बताता है जी कि फ़लाँ जगह जाके इस्लाम करो, फ़लाँ जगह जाके ये दम दरूद करो। ठीक है, हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है कि आप दवाइयाँ इस्तेमाल करें। जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, जो भी अवेलेबल ऑप्शन हैं, आप उनको इस्तेमाल करें। तो उन ऐसी गलत चीज़ों में आप लोग ना जाएँ। और 40+ जो लोग हैं, जिनकी 40 साल से उम्र ज़्यादा है, मेरा ये मशवरा है कि वो एक दफ़ा अपना बॉडी के टेस्ट लाजमी करवाएं। क्योंकि अक्सर होता है कि बंदे को शुगर 40 साल की उम्र में हो गया है, तो वो डायग्नोज जाके 50 साल की उम्र में हुआ है, जब वो किसी ऑपरेशन करवाने गया या किसी और वजह से। तो ये दुनिया में ये क्राइटेरिया है कि 40+ के लोग जो हैं हर 5 साल बाद अपना टेस्ट करवाते हैं, आफ्टर 50 हर 2 साल पर कराते हैं, और आफ्टर 60 हर साल बाद जो है ना करवाते हैं। तो 40 साल से ऊपर जो मेरे लोग ये मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा किसी हॉस्पिटल में जाके अपना बेसिक सारे टेस्ट करवाएं। और ताकि अगर कोई बीमारी किसी वजह से आपको हो गई है, लाइल्मी की वजह से, अगर आपको इस वक्त है, आपको उसका इल्म नहीं है, तो उसका ताकि प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके। दूसरे नंबर पे जो एक दूसरे से पूछ के दवाइयाँ, सेल्फ मेडिकेशन आप लोग करते हैं, वो ना करें। तीसरे नंबर पे जो मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक है,
मिस यूज़ ऑफ पेन जो हैं ये दर्द की अद्वियात हैं, ये आप लोग ना खाएं। अगर कोई दर्द हो रहा है तो वो प्रॉपर जाके उसको डायग्नोज करवाएं, नहीं कि उसके टीके लगवा कर ऐसी स्टेज पे अस्पताल जाएंगे जब बिल्कुल कोई दवाई आप पर असर नहीं करेगी। जैसी बीमारी होती है वहाँ जाएँ, वहाँ जाके ये नहीं कि अस्पताल में जाके आप आ गए घर में दवाइयाँ शापर में रख दी हैं, जब उनको प्रॉपर तरीके से खाएंगे नहीं तो आपको उनका आराम नहीं आएगा। तो इसलिए अपनी सेहत के बारे में और अपनी बीमारी के बारे में एजुकेशन लें। और एक है फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, एक होते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स। फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हैं कि जो डॉक्टर साहब आपको दवाइयाँ देते हैं वो तो आप आके प्रॉपर तरीके से खाएंगे। ये सब कुछ खाने के बावजूद अगर आप नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर, जिस तरह अगर किसी को शुगर है तो वो साथ परहेज़ भी करेगा, कौन सी खुराक खाएगा, कौन सी नहीं खाएगा, कितने वो टाइम वॉक करेगा, ये चीज़ें दवाइयों बीमारी को 50% अफेक्ट करती हैं, आपकी उसकी बीमारी को दूर करती हैं और दवाइयों की एफिकेसी को भी बढ़ा देती हैं और दवाइयों की तादाद भी कम हो जाएगी, जल्दी आप उससे ना ठीक हो जाएंगे। इसलिए एक्सरसाइज जो है इसको ना बाज़ लोग समझते हैं कि जी हम इस बुढ़ापे में क्या एक्सरसाइज करें, भाई इसे शर्म समझते हैं। तो आप इसको भी अपनी लाइफस्टाइल अपना चेंज करें, क्योंकि आजकल खुराकें चेंज हो गई हैं। वो पुराना ज़माना नहीं रहा कि खालस खुराकें नहीं हैं, हम लोग घरों की खाते थे, केमिकल का आमेज़श बहुत कम थी, ऑर्गेनिक फूड थे। आजकल वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो हमें नए दौर के तकाज़ों के साथ हमें चलना है। जितना सेहतमंद माशरा होगा, जितनी सेहतमंद सोसाइटी होगी, उतना हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमारे मुल्क के रिसोर्स जो हैं वो गलत कामों में या गैर ज़रूरी कामों में नहीं जाएंगे। तो अपनी अगर सेहतमंद माशरा होगा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा घर तरक्की करेगा और हर घर में सुकून होगा। गैर ज़रूरी अखराजात से आप लोग बचेंगे। तो मेरी तमाम लोगों से ये फ़ाइनल मैसेज ये है कि अवेयरनेस जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। जितना आप अवेयर होंगे उस बीमारी से आप उसको उतना बेहतर तरीके से काबू कर सकेंगे, गलत लोगों के आदतों चढ़ने से बच सकेंगे। ज़हीर इकबाल साहब की इंतहाई अहम गुफ्तगू आपने समात फरमाई। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर मीरपुर। अद्वियात इंसान लेता है सेहत हासिल करने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। ये एक इंतहाई सीरियस मैटर है। एक बात मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो मरीज़ है ये हॉस्पिटल में जाने से डरता है। ये जो क्वैकरी की एक बहुत बड़ी वजह है कि हम लोग हॉस्पिटल वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, अगर किसी जगह कोई हेल्थ केयर सेंटर लेबॉर्ट्री है, वो इतने गैर ज़रूरी चार्जेस या कि फ़ीसें या रेट्स इतने हाई हैं, गैर ज़रूरी वो टेस्ट करवाए जाते हैं उनको, ताकि मरीज़ अस्पताल जाने से वो डर रहा है। कहते हैं हम छोटी सी बीमारी होती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, हम किसी स्टोर पर जाते हैं, किसी क्वैक के पास जाते हैं। जब मैं क्वैक का नाम लेता हूँ तो ये नहीं मतलब कि सब स्टोर वाले गलत हैं। मैं क्वैक उसको दूंगा जो गलत एक लिमिटेशन क्रॉस कर रहा है। तो उसके पास जाके 200-400 में वो जब लोग ठीक हो जाते हैं, तो जब किसी अस्पताल में या किसी क्लिनिक में जाते हैं तो वही मरीज़ जाके 4-5 हज़ार में जाके ठीक होगा। जैसे आपका क्वेश्चन था कि 5-10 दवाइयाँ उसको दे दी जाती हैं। ये दुनिया में प्रैक्टिस है कि 2 से 3 दवाइयों से जब ऊपर देंगे तो वो जस्टिफाई करते हैं कि हम इससे ज़्यादा दवाइयाँ क्यों लिख रहे हैं। तो मेरे तमाम डॉक्टर से, प्राइवेट हॉस्पिटल ऑनर से, लेबॉर्ट्री ऑनर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मरीज़ों के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है उनकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से कम कोशिश करेंगे, जितनी आपके उनसे चार्जेस लेंगे, उनको कम दवाइयाँ देंगे, इतने लोग क्वैकों के पास कम जाएंगे, हॉस्पिटल में आएंगे और उनकी जो सेहत और जान है उससे कोई बंदा खेल नहीं सकेगा। आज के प्रोग्राम से जुनेद अंसारी अपने मेहमान ज़हीर इकबाल साहब के साथ इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।